हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट एग्रो क्लासेस। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या भ्रूण कोरक अरक्तता। ये जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नीट में भी काम में आ सकता है। ध्यान रखिए, भ्रूण कोरक अरक्तता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये क्या होता है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ और ए बी। और कई बार आप लोगों ने लोगों को देखा होगा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से आता है? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत आरएच फैक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। तो बच्चों, आरएच फैक्टर या आरएच कारक, आरएच कारक अगर उपस्थित है, अगर आरएच कारक उपस्थित है तो रक्त समूह पॉजिटिव होता है। और अगर आरएच कारक अगर आरएच कारक अनुपस्थित है तो हमारा रक्त समूह कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप पूछोगे कि मैम आरएच कारक उपस्थित कहां पे होता है? तो बच्चों मैं आपको आंसर सिंपल सा दूंगी कि हमारी एक सेल होती है जिसका नाम है आरबीसी। और आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की झिल्ली के ऊपर आरएच कारक उपस्थित होता है। आरएच फैक्टर प्रेजेंट। और अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और अगर आरबीसी के ऊपर कोई आरएच फैक्टर है ही नहीं, सिंपल आरबीसी है, कोई फैक्टर नहीं है, तो ऐसे में आरएच फैक्टर को अपन एब्सेंट मानेंगे। आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा और ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तो हम लोग हमारी टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, पर उससे पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आरएच कारक की जीन होती है, जो आरएच कारक की जीन होगी बच्चों, आरएच कारक की जो जीन्स होती हैं वो हमेशा प्रभावी होती है या डोमिनेंट होंगी। अब प्रभावी अगर ये जीन है तो मां या पापा, माता या पिता में से अगर कोई भी पॉजिटिव ब्लड का हो तो 97% चांस होता है कि जो पहला बच्चा होगा या इनकी जो संतानें होंगी वो जरूर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की होंगी। तो इसी को समझने के लिए हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ने जा रहे हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखिए, अगर माता या फिर अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली फीमेल की शादी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल से करवा दी जाती है, तो ऐसे में अगर किसी फीमेल की शादी, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली फीमेल की शादी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल से अगर करवा दी जाए, यानी अगर माता नेगेटिव हो और पिता पॉजिटिव हो, तो इनकी पहली संतान जो होगी, जो इनका पहला बेबी होगा, फर्स्ट चाइल्ड जो इनका होगा, या अपन कह सकते हैं पहली संतान जो होगी बच्चों, ये संतान कैसी होगी? ये संतान पॉजिटिव होगी।
ये संतान कैसी होगी? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी। इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये जो RH फैक्टर की जो जीन्स होती है वो डोमिनेंट जीन है। अगर माँ या पापा में से किसी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ तो बच्चे में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने हैं? 97% चांस होता है। ठीक है, कितने परसेंट चांस है बच्चों? 97% चांस है कि पहली संतान कैसी हो? पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली हो। एक और चीज कि पहली संतान का प्रसव सफल हो जाता है। पहली संतान का प्रसव कैसा होगा? सफल होगा। परंतु जब इन्हीं की दूसरी संतान होगी, सेकेंड चाइल्ड जो होगा इनका, दूसरी संतान जो होगी वो भ्रूणावस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। भ्रूणावस्था में ही क्या हो जाएगी बच्चों? मृत हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मां के शरीर में जब पहली बार डिलीवरी हुई पहली संतान की, पहला प्रसव जब सफल हुआ था, तो जब प्रसव हुआ तो उस टाइम पे बच्चे की प्लेसेंटा या फिर जो प्लेसेंटा है वो टूटती है और मां के अंदर बच्चे का ब्लड मिल जाता है। ऐसे में मां के अंदर एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है या RH कारक नहीं है, परंतु बच्चे के अंदर RH कारक है। बच्चे के RH कारक वाला जो रक्त है अगर वो मां के अंदर मिल जाता है तो मां का शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। उस एंटीबॉडी को अपन कहते हैं RH एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के शरीर में चली जाती है और इसमें जितनी भी इनकी रक्त की कोशिकाएं होंगी या फिर RBC होंगी, धीरे धीरे उनको मारने लग जाती है। ऐसे में सेकेंड चाइल्ड में सबसे पहले हो जाता है पीलिया। सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? पीलिया हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया की वजह से, व पीलिया की वजह से बच्चे की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले प्रसव के 72 घंटे के अंदर एंटीडी या रोलिन या रोगैम दिया जाना चाहिए। इसकी वजह से मां के अंदर बच्चे का ब्लड मिक्स होने की वजह से जो RH एंटीबॉडी बन रही थी, इस वैक्सीन की वजह से, इन टीके या इन गोलियों की वजह से यहां पर मां के शरीर में RH एंटीबॉडी नहीं बनती है। दूसरा बच्चा भी सफलतम रूप से इनका भी प्रसव हो जाता है। तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पूरा केस क्या पढ़ा? केस हमने पढ़ा कि अगर मां नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हो और पिता पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो तो पहला बच्चा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। इसका चांस कितना है? 97% चांस है और 3% चांस है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है। पर अगर बच्चा पॉजिटिव होता है तो पहला प्रसव तो सफलतम रूप से हो जाएगा, परंतु दूसरे प्रसव के दौरान या फिर दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मौत हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पहला प्रसव हुआ था तो बच्चे की प्लेसेंटा टूटी थी और जब प्लेसेंटा टूटती है तो ऐसे में मां का रक्त बच्चे के रक्त के साथ में मिल जाता है। बच्चे के रक्त के अंदर RH कारक है और ये RH कारक मां के रक्त के अंदर नहीं है क्योंकि मां नेगेटिव रक्त वाली है। यहां पर मां का शरीर इस RH कारक के अगेंस्ट एक RH एंटीबॉडी का उत्पादन करता है और ये RH एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। और जब दूसरी बार मां वापस से गर्भवती होती है और अगर बच्चा पॉजिटिव रक्त वाला हो तो इस भ्रूण को क्या कर देगा? ये RH एंटीबॉडी धीरे धीरे करके मार देगी। बच्चे में पीलिया हो जाएगा, बच्चे में एनीमिया हो जाएगा और बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु।
अब इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले प्रसव के 72 घंटों के अंदर अंदर हम लोग 3 चीजें दे सकते हैं, या तो एंटी डी का टीका दें, या रोगेम दिया जाए, या रोलिन दिया जाए। ये रोलिन एक टाइप की टैबलेट्स होती हैं, इनको दे करके इस RH एंटीबॉडी को हम लोग नष्ट कर सकते हैं जो बनने वाली थी, और दूसरा जो गर्भावस्था है वो भी सफलतम रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। पहला, 2-3 चीजें मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन क्या होती है। मां कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, पिता कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन में मां और बच्चे की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मां होनी चाहिए RH नेगेटिव वाली या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, और बच्चा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। तभी जाकर के इरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन होगी अर्थात अथवा नहीं होगी। तीसरा होता है कि प्रसव के 72 घंटों के अंदर कौन सी दवाइयां दी जाती है, एक तो एंटी डी, रोलिन और रोगेम, और ये सारी के सारे क्या है बच्चों, एंटी RH एंटीबॉडीज है। ये दवाइयां अपने प्रकृति में क्या है, एंटी RH एंटीबॉडी है, यानी ये एंटीबॉडीज को क्या करती है, नष्ट करती जाती है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों। और आज के लिए ये सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। इन चीजों को जेट से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का सेशन अपन यहीं पर एंड करते हैं।